अभी हाल ही में भारत और रूस के नेताओं के बीच एक बहुत जरूरी मुलाकात हुई। ये था 23वां सालाना शिखर सम्मेलन। और जानते हैं, ये ऐसे वक्त पर हुआ जब इस पुरानी दोस्ती पर दुनिया भर से जबरदस्त दबाव था। और इसी माहौल के बीच प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान आया, हमारी साझेदारी एक ध्रुव तारे की तरह स्थिर और भरोसेमंद है। देखिए, इस एक लाइन ने ही पूरे समिट का टोन सेट कर दिया। मतलब एक ऐसी दुनिया जो उथल पुथल से भरी है, उसमें स्थिरता की बात की गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ये साझेदारी उतनी ही स्थिर है जितनी बताई जा रही है, खासकर आज की दुनिया में जहां गठबंधन इतनी तेजी से बदल रहे हैं। तो चलिए जरा इन बड़े बड़े बयानों और मुलाकातों से आगे बढ़कर देखते हैं कि ये 23वां भारत रूस समिट इस रिश्ते की असलियत के बारे में क्या बताता है। तो ये साझेदारी एक तरह की परीक्षा से गुजर रही है। ये समिट इसलिए भी खास था क्योंकि ये भारत रूस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 25वीं सालगिरह थी। पर दुनिया भर में जो कुछ चल रहा है, उसने इस मुलाकात को एक बहुत बड़ी कसौटी पर लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, ये मुलाकात किसी वैक्यूम में तो हुई नहीं। इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, रूस पर पश्चिमी देशों के भारी प्रतिबंध हैं, भारत पर अमेरिका का टैरिफ प्रेशर है, वहीं रूस चीन के करीब जा रहा है और भारत क्वाड जैसे पश्चिमी गठबंधनों का हिस्सा बन रहा है। मतलब ये एक तरह से कूटनीति की रस्सी पर चलने जैसा था। अब दिलचस्प बात यह है कि इस बार समिट में किसी बड़े डिफेंस डील की घोषणा नहीं हुई। इसकी बजाय सारा का सारा फोकस पूरी तरह से आर्थिक महत्वाकांक्षा पर शिफ्ट हो गया। नए सौदे, नए रास्ते बनाने की बात हुई। और ये आर्थिक लक्ष्य कोई छोटा मोटा नहीं है। दोनों देशों ने 2030 तक आपसी व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का अपना टारगेट फिर से दोहराया है। अब सोचिए, मौजूदा लेवल से ये कितनी बड़ी छलांग है। लेकिन इस व्यापार में एक बड़ी पेच है, और वो है ये भारी असंतुलन। आंकड़े देखिए, व्यापार तो बढ़ रहा है, लेकिन इसका झुकाव पूरी तरह से रूस की तरफ है। हम रूस से खरीदते बहुत ज्यादा हैं और उन्हें बेचते बहुत कम हैं। और यही एक बड़ी चुनौती है जिस पर इस समिट में जरूर बात हुई होगी। तो अब सवाल यह है कि इस असंतुलन को ठीक कैसे किया जाए। इसी के लिए कुछ बड़े आर्थिक समझौते हुए। कोशिश ये है कि हमारा व्यापार सिर्फ तेल और ऊर्जा तक ही सीमित ना रहे। भारत यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात आगे बढ़ी, स्किल्ड वर्कर्स के लिए एक नया एग्रीमेंट हुआ, और सबसे जरूरी, अपनी अपनी करेंसी यानी रुपये रूबल में पेमेंट सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया गया। और इस आर्थिक विजन का एक और जरूरी हिस्सा है नए व्यापारिक रास्ते बनाना, जिन्हें हम ट्रेड आर्टरीज भी कह सकते हैं। इसमें इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को तेजी से पूरा करना, चेन्नई व्लादिवोस्टोक समुद्री गलियारा बनाना और आर्कटिक के रास्ते पर भी सहयोग बढ़ाना शामिल है। मकसद साफ है, पारंपरिक रास्तों को छोड़कर समय और पैसा दोनों बचाना। तो ये तो हुई अर्थव्यवस्था की बात। लेकिन भारत रूस के रिश्ते के दो सबसे पुराने और मजबूत स्तंभ रहे हैं, डिफेंस और एनर्जी। चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों क्षेत्रों में क्या चल रहा है और नींव कितनी बदल रही है। देखिए, डिफेंस पार्टनरशिप में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। पहले क्या था, एक सीधा सा खरीदार विक्रेता का रिश्ता। भारत रूस से हथियार खरीदा था, लेकिन अब फोकस बदल रहा है। अब बात हो रही है को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की, यानी मेक इन इंडिया के तहत मिलकर भारत में ही एडवांस्ड सिस्टम बनाना। अब बात करते हैं एनर्जी की। रूस आज भी भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है। यह हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ भी एक लेकिन है। राष्ट्रपति पुतिन ने बिना रुकावट सप्लाई का वादा तो किया है, पर पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से पेमेंट में दिक्कतें आ रही हैं, जिससे हाल के दिनों में रूस से तेल के आयात पर असर पड़ा है। और यहीं पर आकर हम इस कहानी की सबसे बड़ी चुनौती पर पहुंचते हैं। वो है संतुलन साधने की कला। एक तरफ रूस के साथ इतने गहरे रिश्ते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया है जो चाहती है कि भारत किसी एक पाले में खड़ा हो जाए। तो भारत ये सब मैनेज कैसे करता है? ये टेबल इस कूटनीतिक बैलेंसिंग एक्ट को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, हर चुनौती का एक जवाब है। जैसे पश्चिमी प्रतिबंध और पेमेंट की समस्या का जवाब है रुपये रूबल जैसे वैकल्पिक रास्ते बनाना। व्यापार असंतुलन को ठीक करने के लिए एफटीए पर जोर दिया जा रहा है। रूस चीन की नजदीकी को बैलेंस करने के लिए क्वाड और यूरोप जैसे पार्टनर्स के साथ रिश्ते मजबूत किए जा रहे हैं। और डिफेंस डिलीवरी में देरी का उपाय है देश में ही उत्पादन बढ़ाना। तो इन सब बातों के बाद सवाल उठता है कि इस समिट का असली मतलब क्या है, हमें इससे क्या समझना चाहिए। असल में 2025 का ये समिट किसी बड़ी बड़ी डील की घोषणा के बारे में था ही नहीं। इसका असली मकसद था इस मुश्किल दौर में अपनी एक जरूरी और पुरानी दोस्ती को फिर से मजबूती देना, और वो भी बहुत ही कुशलता से। ये एक तरह से स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग का बेहतरीन उदाहरण था, जहां एक पुराने दोस्त को संभाला गया बिना नए दोस्तों को नाराज किए। और ये सब कुछ एक ही सिद्धांत की ओर इशारा करता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी रणनीतिक स्वायत्ता। इसका मतलब है कि भारत किसी एक खेमे में बंधने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से सभी बड़ी शक्तियों के साथ स्वतंत्र रूप से रिश्ते बनाएगा। और ये समिट इसी सिद्धांत का एक बहुत ही साफ और मजबूत प्रदर्शन था। तो आखिर में एक सवाल बचता है, जैसे जैसे भारत एक तरफ रूस के साथ अपनी पुरानी दोस्ती और दूसरी तरफ अपनी नई वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के बीच संतुलन बना रहा है, तो कौन सा रास्ता उसके भविष्य को तय करेगा? यही सवाल आज भारत की विदेश नीति के केंद्र में है, क्योंकि भारत इस जटिल दुनिया में अपना एक अलग रास्ता बनाने की कोशिश में लगा हुआ है।